हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बेहद ही धमाकेदार और सस्पेंस से भरी मानवा द आर्क ड्यूक फियर्स लिटिल कैप्टन, जहां हमारी बेटे हीरोइन अपनी फौजी ट्रेनिंग और चालाकी का इस्तेमाल करके साम्राज्य के सबसे खौफनाक ड्यूक के सामने भी टिकने वाली है। तो अगर आपको भी ऐसी पुनर्जन्म वाली और एक्शन से भरपूर कहानियां पसंद है तो वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिना किसी देरी के चलिए एपिसोड 1 की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बहुत तेज बारिश हो रही होती है। एक महिला दरवाजा खोलती है और किसी से कहती है, मुझे माफ कर दो तुम्हें इस तरह की जगह पर छिपने के लिए मजबूर करने के लिए। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारी जो मेन कैरेक्टर होती है वह टेबल के नीचे छुपी होती है। उसके हाथ में एक लकड़ी होती है, वह एक सैनिक की तरह छिप रही होती है और कहती है, सब ठीक है मौदिया। वह महिला एमसी से कहती है, यहाँ धूल है लेकिन बस धैर्य से बैठी रहो वरना तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। एमसी कहती है, मैं ठीक हूँ, कृपया महोदय अपना ख्याल रखें। वह सोचती है इन्हें अपनी सुरक्षा का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। महिला कहती है, ठीक है, अगर घुटन महसूस हो रही है तो बस आराम से बैठ जाना। मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह के तहखाने में इतनी गहराई तक झांकेगा। तभी वहाँ पर तेज बिजली कड़कने की आवाज़ आती है और महिला कहती है, अरे बाप रे। बाहर से एक आवाज़ आती है। एक आदमी कहता है, यहाँ कोई है क्या? इस घर का मालिक यहाँ पर है? वह बाहर से आवाज़ लगाते हुए कहता है, क्या यहाँ आपके पास लगभग 5 साल का कोई गोरा बच्चा है जिसके ब्लॉन्ड हेयर है? यह आवाज़ सुनते ही हमारी मेन कैरेक्टर अपनी हाथ की लकड़ी को और भी ज़्यादा कस के पकड़ लेती है और बताती है, एक 5 साल की सुनहरे बालों वाली लड़की। जब मेरे पास में टिड्डे पकड़ने और ताइक्वांडो जाने का भी मुश्किल से समय होता था तो मैं यहाँ पर ऐसे क्यों छुप रही हूँ? इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं इस पृथ्वी पर क्यों हूँ और क्यों मैं इस 5 साल की बच्ची के शरीर में पुनर्जन्म ली हूँ। हमारी मेन कैरेक्टर कोरियाई आर्मी में एक फॉर्मर स्पेशल फोर्स में ऑपरेटिव थी। उसकी वह धुंधली याद जिसमें उसने देखा था कि वह पैराशूट फटने के कारण नीचे गिर रही थी। आसमान बेहद नीला था और उसका पैराशूट फटा हुआ था और फड़फड़ाता हुआ वह पैराशूट नीचे गिरती है उसके संग में। वह बाद में जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह अपने आप को इस बच्चे के शरीर में पाती है और वह एक औरत का हाथ पकड़े होते हुए औरत उससे कह रही होती है, क्या तुम समझ रही हो दीना, यह ड्यूक आर्किड्स है, आपको उसके पास जाना ही होगा। वह कहती है, तुम्हारी मम्मी ने पहले ही सब कुछ तय कर लिया है तो कृपा। जब हमारे मेन कैरेक्टर ने कुछ जाने पहचाने नाम सुने और फिर उसे एहसास हुआ कि यह तो वही नॉवल है जिसे उसने कुछ समय पहले अपनी मृत्यु से पहले पढ़ा था और अब वह उसी नॉवल के एक पात्र के शरीर में आ चुकी है। यह कोई नायक नहीं है लेकिन एक सहायक किरदार जिसका इस्तेमाल किया गया और फिर जिसकी मृत्यु विश्वसनीय विवरण के साथ होती है। हमारी मेन कैरेक्टर सोचती है, दीना, मुझे जीवित रहना है इस नई दुनिया में। मेरे सामने जो कार्य है यह बेहद स्पष्ट था और मेरे पिछले जीवन से बिल्कुल अलग नहीं था। उपन्यास में ड्यूक की जागीर तक पहुंचने से पहले मुझे ले जाने वाला व्यक्ति था। बाहर से जो आवाज़ आ रही होती है वह हमारी दीना के अंकल होते हैं। दीना का अंकल बड़े गुस्से से कहता है, सुनो यहाँ, क्या तुम्हें पता है इस जैकेट की कीमत कितनी है? वह बताती है, दीना, यह उसके अंकल विस्काउट नॉफर्ट है। उन्होंने ही सबसे पहले उससे बच निकलना था और मूल कहानी से बदलाव करना था। जब तक उसकी जो पड़ोस वाली महिला थी अपना वादा निभाती रहेगी तब तक। वह महिला कहती है, अरे नाथ, मुझे खेद है लेकिन मेरे घर में कोई छोटे बच्चे नहीं है। मेरी सबसे बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है और दूसरी बेटी स्कूल पढ़ रही है राजधानी में स्थित एक विश्वविद्यालय में। सुनो, मुझे पता था मेरा बच्चा 3 साल की उम्र में ही ऐसा धरण था। वह बचे हुए स्नैक्स से गणित हल कर लेता था, हर किसी की डिवॉर कहते हुए पहचान लेता था और अब उसे देखकर हैरान रह जाते थे। विश्वास करो कि वे कितनी तेजी से दौड़ सकते हैं। वे बुद्धिमत्ता की मिसाल है और ताकत। और मुझे बताने दो, आप बिना महंगे प्राइवेट ट्यूशन या फिर क्लासेस के बिना उन्होंने ब्ला 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 अपने बच्चों की इतनी तारीफ करने लग जाती हैं। यह सुनकर के उसके भी पसीने छूटने लग जाते हैं उसके अंकल के। वह बोलता है, ठीक है, वह इस घर में नहीं है, सब लोग बाहर निकल जाते हैं। वह औरत पीछे से बोलती है, अरे बाप रे, मैंने तो अभी इस बारे में बात ही शुरू नहीं की
कि उन्होंने 10 साल की उम्र में बीजगणितीय समीकरणों में महारत कैसे हासिल कर ली थी। सौभाग्यवश पड़ोस से रहने वाली श्रीमती डोरोथी ने मेरी बात सुनी ली। यह डीना की पड़ोसन है जिसने उसकी बात सुन ली और उसकी मदद करी थी। वह महिला उससे कहती है, तुम अब बाहर आ सकती हो। वह हमारी एमसी कहती है, डीना नहीं, मैं अपने रुख पर कायम रहूंगी। वह महिला कहती है, तो चलिए मैं आपके लिए एक नाश्ता लाती हूँ, आप क्या चाहेंगी, आपकी पसंद क्या है। वह लड़की बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपना राशन आपातकालीन स्थिति के लिए बचा कर रखूँगी। वह महिला सोचती है, यह बहुत ही परिपक्व है, एकदम एक छोटे से सिपाही की तरह। हमारी एमसी मन ही मन सोचती है, ओ मेरी पुरानी आदतें फिर से उभर आई हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह 5 साल के बच्चे को कैसा व्यवहार करना चाहिए। मुझे खेलना सबसे ज़्यादा पसंद है, या फिर क्या मुझे गिड़गिड़ाते हुए कुछ रोको या फिर एक्टिंग खिलौने मांगने चाहिए। अगर वो मुझे अजीब समझे तो क्या होगा। तभी वहाँ बाहर से कड़ाके की बिजली कड़कती है। तभी वहाँ पर एक धीमी लेकिन गरिमापूर्ण आवाज़ सुनाई देती है। तेज गड़गड़ाहट के बीच में गूंज उठती है। उसे सहज ज्ञान से पता था कि यह वही है, यह आदमी जो उसकी रक्षा करेगा। तभी उसके घर के सामने एक कैरेज आके रुक जाता है। वह सोचती है कि यह बच्चा जिसके शरीर में वह है, उसकी माँ ने कहा था इस आदमी का इंतजार करने के लिए जो उसकी रक्षा करेगा। वह उस औरत के पीछे छुप जाती है और उस आदमी को देखती है। उसके सामने वह आदमी खड़ा होता है। सीन चेंज होता है। हमारी दीना और वह आदमी एक कैरेज में बैठे होते हैं। उनकी बीच की स्थिति बहुत ही ऑकवर्ड होती है। वह इस शांति को भंग करते हुए आदमी बोलता है, क्या आप आयरीन की बेटी हैं, डीन? हमारी मेन कैरेक्टर अपनी ऊंची आवाज़ में कहती है, यस सर। वह आदमी कहता है, क्या यह बात सच है कि तुम्हारी माँ ने कल रात एक अशुभ सपना देखा था और उसने तुम्हें अपने चाचा से छिपने के लिए कहा था? डीना कहती है, हाँ यह सच है, उसने मुझे बतख का पीछे करने को कहा था और मेरे चाचा का नहीं। ड्यूक कहते हैं, मैं समझ गया, तुम एक होशियार बच्ची हो। हाँ, सोल्जर्स बात करते हैं, बतख? दूसरा सोल्जर कहता है, मुझे लगता है उसका मतलब है ड्यूक से। वह लड़की कहती है, धन्यवाद, मैं आगे भी प्रयास जारी रखूंगी। वह आदमी कहता है, आपको इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप इस स्थिति को कितना समझेंगी। लेकिन तभी उनके घोड़े रुक जाते हैं। उनके कैरेज को किसी ने रोक लिया होता है। हमारे ड्यूक गंभीर स्वभाव में आ जाते हैं और वह कहते हैं, वहाँ कौन है, जाओ और उन्हें बताओ इस गाड़ी के मालिक ड्यूक आर्केड्स हैं और रास्ता बनाओ। तभी वह सोल्जर उठता है और जाते हुए कहता है, अपनी तलवार को म्यान से निकालते हुए, हम इसकी जांच करेंगे महोदय। वह कहता है, आदमी अपनी तलवार म्यान में रख लो, यहाँ एक बच्ची मौजूद है। यहाँ हमारी डीना की हालत आप देख ही सकते हैं, कैसे वह कैरेज के चिपक गई होती है। वह कहते हैं, कांपते हुए, मैं ठीक हूँ ड्यूक, क्यूर पहले से लिया हुआ है, कोई समस्या नहीं है। हम ड्यूक कहते हैं, कोई बात नहीं, आप नीचे आ सकती हो। मैं अपनी पत्नी से वादा किया था कि मैं तुम्हारी माँ की विनती मान लूँगा। हमारी एमसी को वह गोद में लेते हैं और कहते हैं, मैं जाकर स्थिति का जायजा लूँगा, इसलिए आप निश्चिंत होकर यहीं इंतजार करें। डीना मन में सोचती है, यह आश्चर्यजनक रूप से सौम्य है। इतना काफ़ी है कि मेरा मन करे कि मैं सचमुच एक 5 साल के बच्चे की तरह व्यवहार करूं और खूब लाड़ प्यार पाऊं। ड्यूक काइजन आर्केड्स उत्तर का निर्मम स्वामी और इस युग का सबसे महान सैनिक है। हालांकि मूल उपन्यास में वह अपनी पत्नी को खोने के बाद में हमेशा सुस्त और उदास ही दिखाए गए थे। ड्यूक बाहर आते और कहते हैं, रास्ता बनाओ। कलेन कहता है, वह एक उद्दंड व्यक्ति है, कृपया सावधान रहे महोदय। वह कहता है, ड्यूक, तो यह कौन है? वह आदमी कहता है, इसे बीते कई अर्सा हो गया है, योर ग्रेस, मैं विस्काउंट नॉर्फर्ट हूँ। विस्काउंट नॉर्फर्ट का नाम सुनते ही हमारी एमसी के मन में गुस्से के भाव उमड़ पड़ते हैं। वह हमारी एमसी का अंकल होता है। वह सोचती है, क्या उसने हार नहीं मानी? विस्काउंट नॉर्फर्ट। वह ड्यूक कहते हैं, हम कभी मिले हैं? तभी वह आदमी बोलता है, हम 7 साल पहले एक साई भोज में मिले थे। मैं वास्तव में किसी की तलाश कर रहा हूँ, उसे पकड़ना चाहता हूँ। ड्यूक थोड़े गुस्से में बोलते हैं, तो तुमने मेरा रास्ता रोक दिया है, जबकि तुम भली भांति जानते हो कि मैं कौन हूँ। वह अपनी अहम भरी आवाज़ में कहते हैं, आपने इसके लिए माफ़ी कहाँ मांगी है?
मुझसे अभी के अभी माफ़ी मांगो। वह लालची आदमी कहता है, मैं अपने अनादर के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मेरी प्यारी भतीजी लापता हो गई है और उसकी तलाश करते हुए मैं यहाँ आया हूँ। मैंने अपना होश खो दिया था, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर के तो हमारे एमसी को बहुत गुस्सा आता है। मनी मन सोचते हैं ये तो बड़ा मजाक है, वो तुम बस मेरा इस्तेमाल करके मुझे फेंक देना चाहता था। जब मेरी माँ आयरिन जीवित थी तब भी वह ऐसा ही करता था। उसने इसका इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए किया था, लेकिन कभी भी उसने रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं दिया हमको। वह लालची आदमी कहता है, तो मेरी गुस्ताखी के लिए क्षमा करें, लेकिन क्या मैं आपके वाहन के अंदर का निरीक्षण कर सकता हूँ? जब वह हमारी ड्यूक कहते हैं हंसते हुए, ऐसा लगता है कि मैं बहुत लंबे समय में एकांत में रहा हूँ, क्योंकि हर कोई सोचता है कि वे मुझे नीचा दिखा सकते हैं। उनका यह लुक बड़ा ही डरावना लग रहा होता है। तभी वह लालची आदमी फिर से बोलने लगता है, मगर ग्रेस मेरी वह भतीजी। तब इसकी बात कट जाती है। वहाँ पर एक तलवार की स्लैश आती है, जिससे पानी की जो बूंदें होती हैं वो भी दो टुकड़ों में कट जाती हैं, और साथ ही साथ उस लालची आदमी के हाथ में जो छतरी होती है वो भी। वह अपनी तलवार को म्यान में रखते हुए कहते हैं, क्लेन विस्कांट से कहना कि वह अब रवाना हो रहे हैं और उसे सुरक्षित बाहर ले जाओ यहाँ से। क्लेन कहता है, जी हाँ महाराज। हमारी एमसी सोचती है, भगवान का शुक्र है, लगता है हमारी टीम जीत गई है। इसके साथ ही ये जो मूल कहानी है वह उसका मोड़ की दिशा भी एकदम पहले की तरह ही पूरी हो चुकी है। ड्यूक कहते हैं, मेरी गाड़ी खोलकर उसे यहाँ से ले जाओ, यह तो बिल्कुल हास्यास्पद है। ड्यूक कैरेज के अंदर आते हुए कहते हैं, क्योंकि वह बच्ची मेरी बहू है। यह सुनते ही हमारी एमसी शौक में चली जाती है, बहू। तो दोस्तों हमारे एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करें, ताकि हम इस सीरीज को आगे तक कंटिन्यू रख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।